आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 3 का नोट्स कवर करेंगे एंड डैम शो कि आपका कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 3 का नेम है धातु एवं अधातु है। देखो ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसके आपके मैं बता भी दूंगी क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी आपने पहले एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें सभी तत्व होते हैं। अब उनमें से कौन सी धातु है कौन सी अधातु है ये किस तरीके से डिवाइड किए गए थे ये आपने देखा होगा। इसके बारे में हम आगे और जान लेंगे, डोंट वरी, है ना। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। यानी डेली आप जो भी यूज़ करते हो आपको उसमें पता भी नहीं है कि आप कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे हो जिसमें धातु होती है। आपने कभी लोहा वगैरह यूज़ किया है, लोहे के बर्तन, तो वो एक तरीके से धातु हुई, है ना। और ऐसी कोई सी चीज़ें यूज़ की होगी जो अधातु होती है। तो यहाँ पर दिया है आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से उनके गुणधर्म हैं जिससे आप ये डिसाइड करोगे कि वो धातु है या अधातु। यही दिमाग में आ रहा होगा ना कि अब कैसे पता करें कि धातु क्या है अधातु क्या है। तो चलिए इस चैप्टर में ये सही सारी चीज़ें जानेंगे। और यहाँ पर फिर तीसरा दिया है किस प्रकार ये गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके भौतिक गुणधर्म जानते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी ये किस तरीके से होती हैं, जैसे कि ठोस होती हैं, किस तरीके से भंगुर होती हैं, या किस तरीके से तन्य होती है, किस तरीके से इनमें किसमें विद्युत प्रवाहित होती है किसमें नहीं होती है, किसको गलाने पर खींचा जा सकता है कोई तन्य होती है, किसको पीटने पर पूरा पतला किया जा सकता है। तो सारे आपके जो भी डाउट्स है चलिए क्लियर करते हैं। फर्स्ट है धातु, यानी धातु के बारे में जानते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म जान लो और फिर मैं लास्ट में आपको डिफरेंस बता दूंगी, है ना, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दिया है इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। यानी अब धातुएं क्या हैं, तो यहाँ पर दे दी सारी धातुओं के नाम। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड, जिंक। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी तत्व हैं, ये आपके गाइड में आएंगे धातुओं के अंदर, है ना। तो अब एग्जाम्पल आपको लिखना हो कि धातुओं का उदाहरण क्या है, तो आप ये लिख सकते हो। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अब पहला गुणधर्म कौन सा हो गया धातु का, कि यह चमकदार होती हैं, यानी इसमें धात्विक चमक होती है। ठीक है। अब दूसरा आपको इसका भौतिक गुण बताती हूँ। दूसरा भौतिक गुणधर्म होगा कि यह कठोर होती है। देखो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। यानी जितनी भी अलग अलग धातु है ना, जैसे एल्यूमिनियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, तो इन सब की जो धातु की जो भी कठोरता होगी वो अलग अलग स्तर पर होगी। समझ में आ गया। तो पहला कौन सा था, ये धातुएं चमकदार होती है। दूसरा याद रखो ये धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा आएगा आघात वर्धिता। यानी अब आघात वर्धिता होती क्या है, तो देखो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है और इसी गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। आपने देखा होगा कभी आपके अटैची वगैरह बनाते, तो अटैची वगैरह कैसे बनती है, जो लोहा होता है उसको पीटा जाता है गर्म करके, फिर वो क्या होती है उसको पतले से पतला बनाया जाता है, और जो आपके चद्दर बनते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है उसको बोलते हैं आघात वर्धिता। यानी इसका तीसरा भौतिक गुणधर्म कौन सा हुआ, ये आघात वर्धिता होती है। यानी इनका गुणधर्म ये है कि इनको पीट कर पतला बनाया जा सकता है। समझ में आ गया। अब चौथा है तन्यता। यानी इसको गर्म करके आप क्या कर सकते हैं, इसके तार बना सकते हैं। इसको खींचने की क्षमता होती है इसकी। यानी तन्यता को आप क्या लिखोगे, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तान्यता। ठीक है। तो ये आप लिख लेना पहला
हो गया हमारा, ये चमकदार होती है, दूसरा कठोर होती है, तीसरी आघातवर्धिता होती है और चौथा क्या होगा, ये तन्यता, इसमें तन्यता होती है ना। अब और कुछ यहाँ पर दिया है आगे, चलिए देखते। यहाँ पर एक और दिया है कि ये धातु जो होती हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी आप एक लोहे में, है ना, थोड़ा सा उसके करंट टच कर दो, क्या उसमें करंट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप उस लोहे को टच करोगे, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप राड वगैरह यूज़ करते हो, जो गीज़र वगैरह यूज़ करते हो, है ना, जो राड होती है जिससे पानी गर्म किया जाता है, अगर वो लोहे की बाल्टी में गर्म कर दे तो पूरी लोहे की बाल्टी में करंट आता है ना। तो इसलिए प्लास्टिक की बाल्टी में करना चाहिए। तो लोहा जो है हमारा क्या है, विद्युत का सुचालक है। यानी सुचालक क्या होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है, और कुचालक क्या होता है, जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। तो क्या है, धातु जो हमारी है वो विद्युत की या ऊष्मा की सुचालक होती है, और इनका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। क्या इजीली लोहे को पिघला जा सकता है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा देने पर ही ये लोहा पिघलता है। आप समझ में आ गया। एक और लिख लो आप, ये मतलब ध्वनिक होती है। यानी ध्वनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आवाज़ आती हो। तो कभी आपने लोहे को ऐसे पीटा है, ठीक है, तो उसमें से आवाज़ आएगी। यानी एक लोहे पर आप लकड़ी से मारो, कितनी तेज़ आवाज़ आती है। तो जो धातुएं होती हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आ गया समझ। तो यहाँ पर आप पहला लिखना भौतिक गुणधर्म, ये होती है चमकदार। दूसरा लिखोगे ये होती है कठोर। तीसरा लिखोगे इनमें मतलब आघातवर्धिता पाई जाती है, यानी इनको पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। चौथा लिखोगे आप तन्यता, यानी इनको खींचकर इनके अंदर खींचने की क्षमता होती है, जिसको हम तन्यता कहते हैं। फिर आता है ये विद्युत की सुचालक होती है, और साथ में इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है ना, अधिक होता है। फिर लास्ट लिखोगे आप ये ध्वनि उत्पन्न करती है। देखो अब ये भी जान लो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातु की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण दीजिए, तो देखो मैं अपने नोट्स में बताती हूँ। यहाँ पर दिया है वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्त्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना है लोहा, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अब अगर आपसे अधातु का भी मैं बता ही देती हूँ, साथ का साथ में आगे आने वाला है ना। तो यहाँ पर दिया है वे पदार्थ जो नरम, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, उन्हें अधातु कहते हैं। सुचालक वो होते हैं जिनमें करंट प्रवाहित होता है, कुचालक वो होते हैं जिनमें करंट प्रवाहित नहीं होता। तो धातुएं, लोहे में करंट प्रवाहित होता है, हाँ होता है। इसलिए अगर जिसमें जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है वो क्या है, एक धातु है, और जिसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है करंट, वो क्या है, एक अधातु है। ये क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल लिखने हैं तो सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, आगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ, डोंट वरी। अब यही अधातु की बात आ जाए तो आपको पूरा उल्टा कर देना है ना। कैसे? अब इनमें चमक नहीं होती, पहला तो ये लिखोगे, अधातु की बात कर रही हूँ। फिर लिखोगे इनको पीटकर जो भी है पतली चादर नहीं बनाया जा सकता, यानी इनमें आघातवर्धिता नहीं होती। फिर लिखोगे इनके अंदर खींचने की तन्यता नहीं होती, खींचने की क्षमता नहीं होती। फिर लिखोगे ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक। कौन? अधातु है ना। और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है ना। धातुओं का उच्च होता है तो अधातुओं का निम्न होता है। और फिर आता है आपका अधातु, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अब आगे समझ में, तो डिफरेंस लिखना हो तो आप इजीली ये डिफरेंस लिख सकते हो, और 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इजीली भौतिक गुणधर्म बता दिया। अब यहाँ पर यही बताया है अधातुओं के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल होगा कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कुछ अधातुओं के उदाहरण है। अब यहाँ पर दिया है ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। नोट कर लेना, ब्रोमीन एक अधातु है जो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव होती है ना। जैसे पानी है, पानी क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यही जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसीय होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? यानी जिस तरीके से हमने धातुओं के गुणधर्म देखे, क्या अधातुओं के होते हैं? आइए पता करें। अब देखो, जो हमने आगे पढ़ लिया ना, धातु अधातु में डिफरेंस वही सब है, और आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब है ना। अब हम जानते हैं धातु अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। यानी हमने भौतिक गुणधर्म देखे पहले, अब रासायनिक, यानी इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके
क्या केमिकल्स बनते हैं, क्या उत्पाद बनते हैं, ये होता है रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट दिया है, जब धातुएं वायु से क्रिया करती हैं, यानी जब वायु में इनका दहन होता है तो क्या होता है। देखो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग बता दूं ताकि आपको इजीली इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, और ये जो मेरे नोट्स में है वही का वही बुक में पूरा वैसा के वैसा ही। तो चलिए नोट्स में देख लो। तो हमें देखना है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो ली हमने धातु और फिर हमने ली ऑक्सीजन, वायु यानी ऑक्सीजन, और तो क्या बना धातु ऑक्साइड, यानी धातु हमने ले ली अब Cu, ऑक्सीजन ले ली हमने O2, तो क्या बना 2CuO। ओके, अब आता है नेक्स्ट पेज पर, बुक में टर्न करो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड। तो यही मैंने लिखा और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी यही दिया है। अब सेकंड आता है, यहाँ पर एक लाइन पढ़ लो आप, कभी आपकी डेफिनेशन पूछ ले 1 या 2 नंबर में। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके क्या बनाती है, जल तथा लवण, तो क्या कहलाएगी वो, उभयधर्मी ऑक्साइड। गॉट इट। अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आएगी अम्ल तथा क्षारक के साथ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट में क्या देखते हैं हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करता है। फिर सेकंड देखेंगे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करता है। तो फर्स्ट इसके अम्ल से क्रिया करवा ले। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है Al2O3। तो हमारा अम्ल हो गया HCl। ये पहले वाले सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो अम्ल हमारा HCl हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Al2O3। इन दोनों ने क्रिया करी तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और बना जल। अब आ गया समझ में। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्षारक क्या है हमारा, NaOH। तो 2NaOH और Al2O3, तो हमारा क्या बना, NaAlO2 प्लस H2O, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में यही दिया है। बुक में देख लो, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक से क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारी प्रोसेस होगी जब सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड क्रिया करते हैं जल में घुलकर, तो क्या बनता है। देखो यहाँ पर मेरे नोट्स में देख लो। तो क्या है, जब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर है आपका Na2O, है ना, और पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, K2O। तो जब Na2O का इसे जल से क्रिया करेगा तो बनेगा NaOH, और जब K2O से यानी पोटेशियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा जल तो क्या बनेगा, KOH। गॉट इट। अब ये होगा हमारा रासायनिक गुणधर्म। यानी अगर आपसे रासायनिक गुणधर्म बताए पूछे जाए धातुओं के, तो फर्स्ट में आपको लिखना है जब वायु में दहन होता है धातुओं का तो ये बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। अब मेरे नोट्स में बता दूं मैं आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जब धातु ऑक्सीजन से यानी वायु से क्रिया कर रही थी तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप एक ये रासायनिक गुणधर्म लिखना। दूसरा लिखना, जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। और तीसरा गुणधर्म आप आगे पढ़ने वाले हो जो कि होगा जब धातुएं जल से क्रिया करती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है। बुक में देखो यही टॉपिक दिया है और इसी को हम कवर करने वाले हैं। तो ये रहे मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग बता दूं, जब धातु जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, है ना। अब फिर धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। अब आ गया समझ में। अगर आपसे पूछा जाए कि जब धातुएं जल से क्रिया करती है तो आप क्या लिखोगे, धातु ऑक्साइड बनाएगी, और धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। और मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको अलग अलग लिखने के बजाय ये लिखना है कि धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करती हैं। सिंपल सा ये लिख देना, नोट्स में बता दूं मेरे। तीसरा रासायनिक गुणधर्म का डिफरेंस आप ये लिखना कि धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से प्रक्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती। ऐसा कैसा नोट कर लो आप, है ना, मेरे नोट्स से। और बाकी अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो इस टेलीग्राम यूजर नेम रॉक्सन4311 से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है जब पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु है ना, यानी ये दोनों क्या है, धातुएं हैं, और ये जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। देखो सबसे पहले पोटेशियम की जल से क्रिया करवाते हैं। पोटेशियम को लिखा जाता है के से, के इसका सिंबल है, तो के और H2O यानी जल का फार्मूला ही है, तो क्या बना KOH है ना, और क्या बनी हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा निकली। फिर सोडियम से क्रिया जल की करवाते हैं, ठंडे जल की, तो क्या बनता है NaOH जो भी एक क्षार है, और क्या निकलेगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। गॉट इट। अब आता है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, यानी जो कैल्शियम की अभिक्रिया होती है वो जल के साथ थोड़ी धीमी प्रोसेस में होती है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा नोट कर सकते हो आप, जब कैल्शियम और जल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, धातुओं को अलग अलग चीज़ों के साथ अभिक्रिया करवाई, पहले वायु से करवाई, फिर हमने जल से करवाई, है ना। अब आपने जल से भी कर लिया तो आपने देख लिया कि धातुएं किस तरीके से जल के साथ क्रिया करती है। गॉट इट। तो ये सारी जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सारी क्या है, हमारी धातुएं हैं। गॉट इट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया है तनु अम्ल। देखो पहले यहाँ पर दिया है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होगा, है ना। तो जब अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछेगा कि अगर धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, क्रिया करके आप जो उत्पाद बनता है, उत्पाद क्या बनता है यहाँ पर, जब जल से क्रिया करती है तो हमारा बनता है एक क्षार बनता है और साथ में ये हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। तो आपको वो लिखना है और एक एग्जाम्पल दे देना है। आ गया समझ में, है ना। तो अब यहाँ पर लिख रहा है कि जब धातु तनु अम्ल, अब तनु अम्ल सांद्र अम्ल क्या होता है, देखो मेरे नोट्स में बता दूं ताकि आपको कुछ भी नहीं छूटे, है ना। अब तनु अम्ल वे हैं जिनमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु अब सांद्र अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल वो हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होगी पर जल कम मात्रा में होगा। समझ में आ गया। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस आप याद रख लेना, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो फिर क्या हो, फिर तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो आपके तोते नहीं उड़ाने हैं ना, जब तक आप स्टडीफाई के साथ पढ़ रहे हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। अब दिया है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, यानी जो धातु होगी वो अन्य धातु लवण के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करेगी। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। धातु है, पहली हमने धातु ली और दूसरा क्या है, धातु का लवण विलयन होगा। तो क्या बनाएगा, जो A होगी पहली वाली धातु होगी और क्या दूसरी वाली धातु का जो विलयन है वो इसके साथ मिल जाएगा, और जो धातु होगी B वो अकेली बच जाएगी। समझ में आ गया, है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है सक्रियता श्रेणी क्या है, तो इसका 2-3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो डेफिनेशन लिख लो। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और ये क्या कहलाती है, आपकी सक्रियता श्रेणी। समझ में आ गया। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं वो पहले आएंगे और उनको क्या है, अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, यानी घटती अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, यानी जिनकी ये सबसे ज़्यादा है फिर ये कम है फिर ये कम है, फिर अवरोही यानी मतलब घटता हुआ, और आरोही यानी क्या होता है, बढ़ता हुआ। अगर बढ़ता हुआ लिखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, अगर अवरोही क्रम पूछ लिया तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। तो ये ही है आपकी सक्रियता श्रेणी। अब आप उसको नोट कर सकते हैं। पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम की क्रियाशीलता, यानी सबसे ज़्यादा पोटेशियम अधिक क्रियाशील होता है, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, फिर आता है Pb, फिर H, Cu, Hg, Ag और Au। Au यानी गोल्ड, आपका जो सोना होता है वो, और Ag होता है आपका सिल्वर। समझ में आ गया। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है संक्षारण। ये एग्जाम में आता ही आता है। अब देखो यहाँ पर मैं बता दूँ संक्षारण होता क्या है, छोटी सी डेफिनेशन बता दूँ, आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा और आप उसके बारे में लिख सकोगे। तो यहाँ पर नोट्स में डेफिनेशन देखो, जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थों के संपर्क में आकर क्षय होना प्रारंभ हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ये सेकंड चैप्टर में भी आया और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, है ना। अब इसमें एक और नई चीज़ इंक्लूड हो जाएगी कि इस संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं, यानी इस जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है। इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे 2 कि जंग लगना और क्या होता है, चांदी पर काली परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी संक्षारण से सुरक्षा कैसे होती है, तो यहाँ पर दिया है पेंट करके,
यानी आप पेंट करके, तेल लगा के या ग्रीस लगाकर, या अब यशद लेपन। तो यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या होता है? यशद लेपन। आपने देखा है कि जो आपके साइकिल का जो आगे का वो हैंडल होता है उसके ऊपर मतलब ऐसी चमक होती है ना। तो वो चमक इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ाई जाती है जिससे उस हैंडल में जंग ना लगे। अब एक और चीज़ दी है यहाँ पर, क्रोमियम लेपन। जो ये क्रोमियम लेपन होता है वो एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर क्या करता है? लोहे पर जो जंग लगती है उससे बचाने में सहायता प्रदान करता है। आगे समझ में। और ये सारी कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे आप मतलब जो संक्षारण होता है, जो जंग लगती है, उससे सुरक्षा पा सकते हैं। अब आगे यहीं पर दिया है, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन। यही मैंने आपको आगे बताया। फिर यहाँ पर है मिश्र धातु क्या है, यानी तो दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। गॉट इट। अब फिर एक और दिया है, अमलगम क्या है? तो यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। यानी बस इतना सा इम्पोर्टेंट था। और ये जो भी पॉइंट है आगे, एक देखो इसमें से क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। धातु और धातु में अंतर पूछा जाता है पहला, है ना। फिर पूछा जाता है धातु के रासायनिक गुण, है ना। और फिर पूछा जाता है धातु के जो भी भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो अब देखो कैसे पूछेंगे मैं आपको बता दूं मेरे नोट्स के माध्यम से। तो इसमें देख लो आप, फर्स्ट में यहाँ पर दिया है धातु अधातु में अंतर। तो भौतिक गुण आप ये सभी लिख सकते हैं। ये आघातवर्धिता है, ये आघातवर्धीय है ना। फिर इसमें धातुएं जो है चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती। धातुओं का गलनांक गलनांक उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक गलनांक निम्न होता है। ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। ये कठोर होती है, ये भंगुर होती है। यानी इनको कूटने पर क्या होता है, वो जो है टूट जाती है, बिखर जाती है। ये तन्य होती है, तन्य नहीं होती। इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। समझ में आ गया। अब आती है धातु अधातुओं में रासायनिक गुण। भौतिक गुण हमने देख लिए, है ना। अगर आपसे अलग से धातुओं के भौतिक गुण पूछ लिए जाए तो सिर्फ ये लिख देना, है ना। तो अधातु धातु के अलग अलग भी लिख सकते हो। अब फिर रासायनिक गुण की बात करें तो धातुओं के अलग से पूछ लिए सिर्फ धातु धातु के लिख देना। अगर अधातुओं के अलग से पूछ लिए तो सिर्फ अधातु अधातु के लिख देना। और अगर डिफरेंस पूछ लिए दोनों के रासायनिक गुणधर्मों में तो आप ये दोनों चीज़ लिख के आना। तो चलिए, आपके जितने भी पॉइंट्स थे कवर करवाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इन नोट्स को आप इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से परचेस कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।